नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल लाइंस में। हम लोगों ने ये घटना चक्र द्वारा निकाली गई यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रीवियस ईयर की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम लोग शिक्षण एवं शोध वृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें 29 सितंबर 2020 का हम लोग अब पेपर लेंगे और 21 के हम लोग पेपर कुछ सॉल्व कर चुके हैं, एक 20 का कर चुके हैं और 19 का भी कर चुके हैं। तो आप लोग पीछे वाले जो वीडियोस हैं उनमें इनको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आगामी नेट पेपर के लिए इन प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए आप लोग ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाइए। एक बार क्या 3-4 बार रिवीजन करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी इस टाइप के हैं कि थोड़ा सा बार बार रिवीजन करने पर ही वो सही होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें फीडबैक ज़रूर देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नोत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ, आप सही हैं, उत्तम। तो ये कौन सा है? ये क्या हुआ? ये हुआ सकारात्मक फीडबैक। क्या हुआ है? ये हुआ सकारात्मक फीडबैक। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति को प्रतिपुष्टि कहते हैं। शिक्षण के अंतर्गत प्रतिपुष्टि के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, नकारात्मक। मतलब ये जो फीडबैक होता है ये पॉजिटिव है और निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक से आशय सामान्य कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा विद्यार्थी से वांछित सूचना या परिणाम प्राप्त करने के संदर्भ में उचित मार्गदर्शन से है। प्रश्नगत टिप्पणी सकारात्मक प्रतिपुष्टि को इंगित करती है कि हाँ आप सही हैं, तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है ना। प्रश्नगत टिप्पणी सकारात्मक प्रतिपुष्टि की इंगित करता है, क्योंकि सकारात्मक प्रतिपुष्टि से जहाँ एक ओर सीखने हेतु प्रोत्साहन मिलता है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र मौलिक चिंतन भी जन्म लेता है। अगला है शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नांकित में से किसी अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ज्ञान अवबोध, अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण, अर्जित ज्ञान और कौशलों का अनुप्रयोग, संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो, और मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। तो इसमें क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो क्या होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र में? अर्जित ज्ञान और कौशलों का अनुप्रयोग होगा? नहीं होगा। और अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण होगा? हाँ होगा। ज्ञान और अवबोध होगा? हाँ होगा। और मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण होगा, और संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो, और मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। ठीक है, संज्ञानात्मक में ज्ञान और अवबोध और अर्जित ज्ञान और कौशलों का अनुप्रयोग। अच्छा ठीक है, चलिए देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में BS ब्लूम महोदय ने मानसिक प्रक्रियाओं की जटिलता के अनुसार अधिगम परिणामों का क्रमानुसार वर्गीकरण किया है, जिसे 6 वर्गों में बांटा गया है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्या क्या है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम परिणामों के सोपान उच्चतर पर क्रमशः अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण, संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो, तथा मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो सम्मिलित हैं। इस प्रकार डी विकल्प सही है। ठीक है, क्या क्या होगा? अवबोध होगा, अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण संश्लेषण होगा, ठीक है, और मूल्यांकन होगा। यही था ना, अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, हाँ। अगला है कथन 1 इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। क्या है? इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। कथन सेकंड है विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं।
तो इसमें दोनों सही हैं कि परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अविकल्पित होते हैं इष्टतम निष्पादन परीक्षण, और जो विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अविकल्पित होते हैं। अगला है इसका एक्सप्लेनेशन है, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत दो मुख्य परीक्षण स्वीकार किए जाते हैं, इष्टतम निष्पादन परीक्षण और विशिष्ट उत्तर परीक्षण। इष्टतम निष्पादन परीक्षण में एक साथ कई क्षेत्रों में अंतर्निहित क्षमताओं का मापन किया जाता है। इसके एक साथ कई क्षेत्रों के अंतर्निहित क्षमताओं का मापन किया जाता है। इसके माध्यम से परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा का आकलन किया जाता है। इष्टतम, इसलिए कथन एक सही है। इष्टतम विशिष्ट उत्तर परीक्षण के अंतर्गत किसी विशिष्ट अभिक्षमता का मापन किया जाता है, कोई एक विशेष आ जाएगा इसमें। शैक्षिक क्षेत्र में यह परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं विलक्षणों के मापन में भी उपयोगी होता है, अतः कथन दो सही है। मिलान करना है अनुदेशन, संप्रेषण, प्रबंधन, संयमन। तो इसमें क्या होगा, शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप में सोच एवं विचारों का संप्रेषण करना, ये क्या हो जाएगा हमारा, संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ तो हो गया। और क्या होगा, कार्य संगत क्रियाओं का अधिकाधिक बनाना और कार्य असंगत क्रियाओं को न्यून बनाना, ये संयमन हो जाएगा। और समूहों, व्यवहारों एवं गतियों पर नजर रखना, उन पर तत्काल प्रक्रिया देना, अनुदेशन हो जाना। देख लेते हैं, इसका सी सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अनुदेशन क्या होगा, अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों क्रियाओं का अनुप्रयोग होगा। देख लेते हैं, पहला है अनुदेशन, अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों एवं क्रियाओं का अनुप्रयोग, अनुदेशन। संप्रेषण शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से, शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप से सोच एवं विचारों का संप्रेषण करना होगा। और प्रबंधन क्या होगा, कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना और कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना। क्या होता है, कार्य संगत प्रक्रियाओं को अधिकाधिक बनाना और कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना होता है इसमें प्रबंधन में। संयमन क्या होता है, समूहों, व्यवहारों एवं गतियों पर नजर रखना और उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना होता है। ठीक है, देख लेते हैं, अनुदेशन सूचना या ज्ञान प्रदान करने की एक पक्षीय संप्रेषण प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों तथा अनुभूतियों का आदान प्रदान होता है, जिससे दोनों प्रभावित होते हैं, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले प्रेषक संदेश करेगा, माध्यम बनेगा, फिर उसका प्रतिपुष्टि आएगी। प्रतिपुष्टि कहाँ तक, प्रेषक तक आएगी। ठीक है, प्रबंधन क्या होता है, सही प्रकार की सामूहिक एवं संगठित क्रियाओं का एकीकृत प्रयास है, जिसमें उच्चतम लब्धि प्राप्त होती है। प्रबंधन में क्या क्या होता है, प्रबंधन प्रक्रिया में प्रेषक, फिर अभिप्रेरणा होता है, फिर संदेश होगा, फिर उसका माध्यम होगा, फिर प्रतिपुष्टि होगी। संयमन क्या होगा, मॉनिटरिंग क्या होगा, किसी कार्य तथा प्रक्रिया के लगातार निरीक्षण एवं साथ ही साथ उस कार्य अथवा प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित करना। मॉनिटरिंग में क्या होगा कि पहले नंबर तो निरीक्षण होगा, उसके बाद उसमें नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है मॉनिटरिंग के बाद। अभिकथन क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जब शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। बिल्कुल, इस प्रकार मूल्यांकन औपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। हाँ, तो ए और आर सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम के अंतर्गत कक्षा शिक्षण में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया में किसी बाधा या रुकावट आने पर मूल्यांकन के आधार पर नई युक्तियों व शिक्षण विधियों को अपनाया जा सके। अतः विकथन ए सही है। तर्क क्या था, इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है, अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। यह तर्क शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अनौपचारिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन को मजबूत आधार देता है। अगला है, शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेरफेर और बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो संभव है ना वांछनीय। तो ये जो कार्योत्तर विधि होती है ना, प्रीवियस ईयर पेपर में जो पिछले वाले थे उनमें हम लोगों ने देख चुके हैं कि जो निराश्रित चर में हेरफेर और बाह्य चरों का नियंत्रण जो है
उसमें ना तो संभव है ना वांछनीय, तो कार्योत्तर विधि होती है। शोध की कार्योत्तर विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो संभव है ना ही वांछनीय। इसे कार्य कारण तुलनात्मक और घटोत्तर अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या? कार्य कारण तुलनात्मक घटोत्तर अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि यह मानती है कि किसी परिस्थिति अथवा घटना के घटित होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सामान्यतः इस विधि का प्रयोग उस अनुसंधान कार्यों में किया जाता है जहां अन्य कोई परीक्षण सरलता से संभव नहीं हो सकता। अगला है गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित जो करते हैं उन को पहचान करना है। शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख रहते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है। शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख होते हैं। दूसरा है मुख्य शोध परिकल्पना शून्य परिकल्पना के माध्यम से परिलक्षित होती है। मुख्य शोध परिकल्पना नहीं, और विपरीत होता है इसका ना, विपरीत हम लोगों ने पढ़ा था पीछे में। प्रदत्त शब्दों या चित्रों के रूप में होते हैं। प्रदत्त शब्दों व चित्रों के रूप में, तो बिल्कुल सही। और वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के पृथक स्रोत होते हैं, बिल्कुल सही है। और लास्ट है, इसमें यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्य एकल वस्तुनिष्ठ यथार्थ के रूप में पाए जाते हैं। तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा? गुणात्मक शोध ऐसे शोध होते हैं जो समस्या को अंतर्दृष्टि तथा समझ प्रदान करते हैं। समस्या को क्या करते हैं? अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करते हैं। यह एक असंरचित खोजपूर्व शोध पद्धति है जिसके अंतर्गत कक्षा में कहाँ और कब के अलावा क्यों और कैसे का उत्तर भी खोजा जाता है। किसमें? गुणात्मक शोध में क्या कहा जाता है? गुणात्मक शोध में कहा जाता है कहाँ और कब के अलावा क्या क्या, क्यों और कैसे भी। ठीक है, तो क्यों और कैसे पर भी बल दिया जाता है। गुणात्मक शोध की विशेषताएं क्या क्या हैं? शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण आगमन रीति से करता है। प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। इस अनुसंधान में छोटे आकार के नमूने का प्रयोग होता है। इस शोध में सामान्यीकरण की संभावना कम होती है। यह मूलतः साक्षात्कार समूह केंद्रित गहन अध्ययन पर आधारित है। अतः उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर अभिष्ट उत्तर डी होगा। अगला है परिणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? परिणात्मक शोध प्रतिमान, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? साधारण यदृक्ष प्रतिचयन होगा और स्तरित प्रतिचयन होगा और व्यवस्थित प्रतिचयन होगा। कौन कौन से होंगे? परिणात्मक शोध परिमाणात्मक में क्या होगा? साधारण यादृक्ष प्रतिचयन होगा, स्तरित प्रतिचयन होगा और व्यवस्थित प्रतिचयन होगा। अनुपातिक और थ्रोबॉल नहीं होगा। इसमें क्या होता है? परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक शोध वस्तुतः आदेशात्मक शोध होते हैं। इस शोध में अभिकल्प पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है। यह निगमनात्मक पद्धति का अनुसरण करता है। परिमाणात्मक शोध में प्रयुक्त परिचयन प्रविधियां हैं क्या क्या? साधारण आकस्मिक या यादृच्छिक न्याय दर्शन, यादृच्छिक संख्या सारणी का प्रयोग, व्यवस्थित प्रतिदर्शन और स्तरित यादृच्छिक या आकस्मिक न्याय दर्शन, गुच्छ न्याय दर्शन, द्विश प्रतिदर्शन। ठीक है, अगला है शोध अवधारणाएं हैं। तो देखना है परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या होता है, प्रतिदर्श क्या होता है, और शोध उपकरण क्या होते हैं, और अपरामितिक परीक्षण क्या होता है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कौन क्या होता है। इसमें क्या है? शोध अवधारणा है। जो परिकल्पना होता है ये क्या होता है? ये एक अनंतिम कथन, परिकल्पना अनंतिम कथन जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य संसूचित किया जाता है। ठीक है, परिकल्पना ही से ही आ गया अनंतिम कथन जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध संसूचित होते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श जो न्यायदर्श होता है इसमें क्या होता है? बड़े समूहों के प्रतिनिधित्व हेतु एक छोटे समूह का गठन होता है। बड़े समूहों के प्रतिनिधित्व हेतु एक छोटे समूह का गठन। शोध उपकरण में क्या होता है? प्रविधियां जिसके अनुप्रयोग द्वारा शोध में प्रदत्त संकलन किया जाता है। अपरामितिक परीक्षण क्या होता है? यही एक सांख्यिकी परीक्षण है जिसमें प्राचलों के बारे में कोई पूर्व धारणा नहीं होती है।
परिभाषा क्या है? किसी समस्या के समाधान के लिए वह उत्तर जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सके परिकल्पना है। प्रतिदर्श ऐसी क्रमबद्ध चयन पद्धति जिसकी सहायता से समष्टि से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कम से कम इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है और वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। शोध उपकरण प्रदत्तों के संकलन के लिए अनुसंधान उपकरणों का प्रशासन न्यायाधीश के प्रयोज्यों पर किया जाता है। अधिकांश शैक्षिक अनुसंधानों में प्रदत्तों का संकलन या तो प्रमाणिक परीक्षणों द्वारा या स्वयं निर्मित अनुसंधान उपकरणों द्वारा किया जाता है। अपरिमितिक जो परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है? शोध अनुसंधान के क्षेत्र में जब जनसंख्या के सील गुण या चर के आधार पर वितरण प्रसमान नहीं होता या प्रतिदर्श छोटा होता है, तब अपरामितिक परीक्षण किया जाता है। इसी को अप्राचल सांख्यिकी परीक्षण भी कहते हैं। तो अगला है नेक्स्ट, क्रॉस बैक ब्रेक उसे कहते हैं जिसमें आवृत्ति या प्रतिशत रूप में प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुति होती है, जिसमें चरों के बस संबंध देखने के लिए उनका भागों में विभाजन किया जाता है क्रॉस ब्रेक में। ठीक है। तर्क क्या है? श्रेणियों का निर्धारण शोध परिकल्पना के अनुसार किया जाता है। श्रेणियों का निर्धारण शोध परिकल्पना के अनुसार किया जाता है। तो कथन सही है और तर्क भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्या है इसमें? क्रॉस बैक से आशय आवृत्ति या प्रतिशत रूप में प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुति से है। किससे है? प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुति से है क्रॉस बैक, जिसमें चरों के मध्य सहसंबद्धता देखने के लिए विभाजन किया जाता है। क्रॉस बैक को ची वर्ग परीक्षण, ची स्क्वायर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग गुणों की स्वतंत्रता के परीक्षण में किया जाता है। क्रॉस ब्रेक के माध्यम से जब चरों के मध्य सहसंबद्धता का पता चलता है तो इसके उपरांत ही शोध परिकल्पना के अनुसार श्रेणियों का निर्धारण किया जाता है। अतः तर्क आर भी सही है। तो आज इस वाले वीडियो में 10 तक का रहने देते हैं, फिर जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।